हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एडिटेरिया का जो सेट रिलीज हुआ है, लेकिन इसका क्रेडिट जाएगा प्रवीण सर यानी प्रवीण कुमार को और उनके एडिटेरिया टीम को। और रही बात इस सेट की कराने की, तो ये सेट नंबर उसका 2 आज हम कराएंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इस सेट का भी सारे सेट सॉल्व हों तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, तो आपको नेक्स्ट सेट भी मिलेगा। नहीं तो जैसे आपका विद्यासागर पब्लिकेशन का चल रहा है वही चलेगा सेट। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। एडिटेरिया का ये सेट नंबर एसआई मेंस का 2 है। पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नवजात शिशु के 3 माह की आयु को कहेंगे नियोन्टोलॉजी। जी हाँ, नियोन्टोलॉजी कहते हैं। और ये फ्रेंड जो सेट है ये टोटली एग्जाम फ्रेंडली सेट है। रहमान सर वाले थोड़ा सा सेट तो आपको टफ पड़ रहा होगा, लेकिन ये जो एडिटेरिया का सेट है एकदम एग्जाम फ्रेंडली है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को कहते हैं। तो क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। ऑप्शन ए आपका सही है। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशीय नहीं है? तो एक कोशीय जीव कौन नहीं है? तो जो आपका कवक होता है वो एक कोशीय जीव नहीं होता है। अमीबा, जीवाणु और कैलेमिडोनस जो होता है वो आपका एक कोशीय जीव होता है। नेक्स्ट है ट्रोकोमा और ग्लूकोमा। तो ट्रोकोमा और ग्लूकोमा किससे संबंधित? तो ये आंखों की है बीमारी। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो। तो जिसमें कैसा रक्त वर्ग हो? तो AB जिसमें होगा उसी को रक्त देगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आपको पड़ेगी। अगर बात करें एमिनो एसिड, तो हमारे एमिनो एसिड महत्वपूर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक है और उसमें जैसे आ जाएंगे आपको क्रिएटिन, पेप्टाइड, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन कौन है? तो संक्रमण को रोकने वाले विटामिन ए है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए आपको संक्रमण से रोकने में मदद करता है। और इसका अगर साइंटिफिक नेम बात करें तो इसका क्या होता है? रेटिनॉल। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन है? तो विशालतम स्थलचर प्राणी आपका अफ्रीकन हाथी होता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है आपको बताना है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ गलत है। द्वितीय उपभोक्ता घास ये भी गलत है। उत्पादक हिरन ये भी गलत है। तो सही हो जाएगा अपघटक यानी कि बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया अपघटक इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में से यह क्या करता है? शुरुआत करता है उत्पादन का। फिर है कि पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन है? तो नर लैंगिक अंग कौन हो जाएगा? पुष्प केसर, क्योंकि स्त्री केसर क्या होता है? वो तो मादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो तत्व उनको कहते हैं जो एक ही प्रकार के यौगिक यानी कि अणुओं से मिलकर के बनते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनेंगे। तो जल जो होता है 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है और बाकी जो तीनों है वो एक ही से बनते हैं। तो आपका सी जो हो जाएगा वो तत्व नहीं है। फिर है कि नाभिकीय रिएक्टरों में निम्नलिखित में से किसका विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टरों में किसके रूप में किया जाता है? तो विमंदक के रूप में किया जाता है। और अगर ईंधन की बात करें तो यूरेनियम, और यूरेनियम में 238। जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो जल के उपचार में फिटकिरी का हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो स्कंदन में, यानी कि 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन ठोस स्नेहक है? तो ठोस स्नेहक की अगर बात करें तो गंधक जो है वो आपका ठोस स्नेहक है, यानी कि 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
सॉरी ठोस स्नेहक पूछा है तो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, यानी कि 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर बात करें कि ठोस स्नेहक ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में होने के कारण दो सतहों के बीच घर्षण को कम करते हैं। स्नेहक क्या करता है, तो ग्रेफाइट जो होता है एक ठोस स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर है कि द्रव चलित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये किसके नियम पे, पास्कल के सिद्धांत पे काम करेगी। उत्प्लवन मार करके मत चले आइएगा लोग। एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, तो उसका एक समान है। तो देखिए अगर सर्किल पे कोई चीज घूमता है तो उसका क्या होता है, बोल रहा है वेग से मान बोला है क्या, पथ के दूरी तय करता है। एक कण का समय बराबर अवधि के दौरान, तो उसका देखिए चाल जो होगा ना वो सेम होगा, क्योंकि वेग और त्वरण ये दोनों उसका बार बार बदलेगा, क्योंकि वो वृत्त पे घूम रहा है तो उसका वेग प्रति क्षण बदलेगा, जिसके कारण उसका चाल क्या हो जाएगा, एक समान रहेगा। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार है। 18 का जो करेक्ट आंसर है डी है। फिर एक निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें, वायरस, जीवाणु और कवक। पूछा जा रहा है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, तो जैविक के लिए जीवाणु और कवक, वायरस नहीं होगा तो 2 और 3, तो करेक्ट आंसर आपका केवल बी, यानी कि 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो कैलोरीफिक वैल्यू जो प्रदर्शित किया जाएगा वो किलो जूल पर केजी, यानी कि किसी एक किलो किसी ईंधन मतलब कि पदार्थ को जितना जलाने के लिए ईंधन चाहिए तो उसी को बोला जाता है क्या, कैलोरीफिक वैल्यू। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने तथा रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो विटामिन के हम लोग पढ़े हैं, प्लेटलेट्स भी पढ़े हैं, तो लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं, वाइट ब्लड सेल नहीं होगा, क्योंकि वो तो क्या करता है, वो मतलब कि रोग प्रतिरक्षक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का डी, थ्रोम्बोसाइट। जी हाँ, थ्रोम्बोसाइट मदद करता है आपके जब रक्त जमने में, थक्का बनने में मदद करता है। निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए, तो उत्तल दर्पण जो है वस्तुओं का क्या बनाता है, छोटी छवि हमेशा बनाएगा, ध्यान में रखिए इस चीज को। और अवतल जो होता है वो सब हमेशा क्या बनाएगा, बड़ा वस्तु बनाएगा। और समतल दर्पण वो कैसा बनाएगा, बराबर बनाता है, और लेंस में तो नहीं बनेगा कुछ। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो प्रकाश ऑक्सीकरण किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा। नेक्स्ट है कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उनको मिला था नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होगा, तो देखिए छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, इलियम, ड्यूडेनम और जेजेनम। तो इलियम में सबसे ज़्यादा अवशोषण और पाचन दोनों होता है, ध्यान में रखिए इस चीज़ को। फिर है कि धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था कहलाएगी, तो ये क्या कहलाएगी आपको, तो ये कहलाएगी आपकी मुद्रास्फीति, क्योंकि धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण मूल्य की अवस्था भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई है, तो दशमलव मुद्रा प्रणाली 57 में तो सही है। अगर बात करें कि 57 में कब, तो ध्यान रखिएगा अप्रैल 1957, यानी कि 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है, तो गोल्डन हैंडशेक कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है,
अब ये बात करें इसके बारे में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब औद्योगिकरण नीति अपनाई गई थी 1991 में, उस समय ये लागू किया गया था गोल्डन हैंडशेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तक विकसित की है? तो नीति आयोग के द्वारा राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तक विकसित की गई है। फिर है कि वाणिज्य के किस पहलू में बुल एंड बियर संबंधित है? तो बुल और बियर आपको स्टॉक बाजार से हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो कोर सेक्टर के अंतर्गत क्या आ जाएगा? वैसे तो कोर सेक्टर के अंदर बहुत सारे विषय आते हैं, 7-8 विषय आते हैं। तो कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम और स्टील, यहाँ पे जो दिया गया है वो सारे कोर सेक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर इसके अलावे बात करें तो रिफाइनरी आ जाता है, कच्चा तेल आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा, उर्वरक आ जाएगा, ये सारे भी क्या होते हैं आपके कोर सेक्टर। महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासन काल में उपदेश दिए? यानी कि दोनों से पूछा जा रहा है। तो उन्होंने दोनों बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिए। फिर है कि आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो आलमगीरपुर आपको उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 33 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? डी। तेलुगु कृत अमुक्त माल्याद किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपके कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी। फिर है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बाबर ने लिखी, और फिर से बाबर आपको एक ही जगह दिख रहा है। तो बाबर और जहांगीर के द्वारा क्या, खुद के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई। यानी कि 35 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन, ऑप्शन सी। राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजा रंजीत सिंह के राजा की उपाधि दिया गया था जमान शाह ने। और एक बात करें तो जमान शाह एक काबुल का राजा था, और ये युद्ध में जा रहा था। तो इसका नदी झेलम, इसका जो तोप था, ऐसा बोला जाता है कि इसका तोप जो झेलम नदी में गिर गया, तो महाराजा रंजीत सिंह ने इसका तोप निकलवा करके उसको भेज दिया, इसीलिए उन्होंने इसको राजा की उपाधि दी। फिर है कि ब्रिटिश ने पंजाब के निम्न में से किस वर्ष में अपना राज्य में मिलाया? तो ब्रिटिश ने पंजाब को कब मिलाया? तो 1856 में। यानी कि 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? डी। और कार्यकाल किसका हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि नए भारत का पैगंबर, अग्रदूत, कुछ भी पूछे तो आपको राजा राम मोहन रॉय का ही नाम आता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि किसका संग्रह है? पूछा गया है। तो गीतांजलि जो है वो कविताओं का संग्रह है। इस चीज़ को अच्छे तरह से याद रखिएगा। 1913 में इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक लॉर्ड कर्नवाल। तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो, क्योंकि अस्थाई स्वशासन के जनक रिपन है। यानी कि 41 का जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डी। किसने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? तो सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम एरियन किसके द्वारा की गई है? तो विलियम जोन्स ही हो जाएगा आपका 43। एक मिनट रुक जी, देखिए इसमें तो दिया हुआ है आपका विलियम जोन्स, ऑप्शन सी। लेकिन इस क्वेश्चन पे हमको थोड़ा सा डाउट है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, हो सकता है प्रिंट में प्रॉब्लम हो आंसर में उसके, क्योंकि मेरे हिसाब से बीएस स्मिथ करेक्ट होना चाहिए था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे।
अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो अहस्तक्षेप नीति होता है कि कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। ऑप्शन सी ही आपका सही है। अगर ए नहीं रहता तो निष्पक्ष विधि भी बोल सकते थे, मगर निष्पक्ष विधि नहीं बोलेंगे। भारत में नियंत्रक महालेखाकार की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो भारत में महालेखाकार की नियुक्ति जो होती है वो 6 वर्ष के लिए होती है, या उनकी उम्र अगर 65 आ जाए तो उससे पहले रिटायर हो सकते हैं, नहीं तो 6 वर्ष तक रखते हैं। कैग बोला जाता है। अगर बात करें तो आर्टिकल 148 टू 151, 148 से 151। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो सम्यक प्रक्रिया आपसे पूछा गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको मतलब कि अंदर से पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आर्टिकल 21। तो ध्यान में रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। आर्टिकल 21 में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत, क्योंकि उसमें आपको गिरफ्तारी के लेकर के कुछ मतलब कि उपबंध दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो देखिए, ये आपको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित। तो वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन जो है वो 1971 की जनगणना पर है। लेकिन यही बात करें कि विधान परिषदों की जब होती है तो वहाँ पे 2001 की जनगणना देखा जाता है। निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारित करता है? तो संसद के शक्तियों को विशेषाधिकार देता है अनुच्छेद 105, यानी कि 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष का होना चाहिए, या 5 वर्ष आपका उच्च न्यायालय में वो जज के पद पे काम किए होने चाहिए। अच्छा, कोई आर्टिकल बताएगा क्या कि आर्टिकल कौन सा होगा जिसमें न्यायाधीश की योग्यता की बात की गई है? अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर करें। आपको बता दे रहे हैं 124, 125, 126, 127, यही चारों में से होगा। वैसे भी दो तो होगा ही नहीं, 126 और 127 जो होता है ये भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए ही होता है, तो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन में के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। इसमें 50% सीटों पर महिलाओं का आरक्षण प्रावधान है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। ये बात तो सही है। 73वें संविधान संशोधन संविधान की 12वीं अनुसूची से संबंधित नहीं, 73वें 11वीं अनुसूची से संबंधित है, और यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था है। इस बात सही है, यानी कि 2 और 4 आपका सही है। 50% की बात नहीं की गई थी, 33% देने की बात की गई थी। जिन लोगों को फर्स्ट में मतलब 50 का जो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की में दिक्कत हो रहा होगा वो इस चीज़ को जाने, 33% की जिक्र किया गया। तो करेक्ट आंसर आपका 2 और 4, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट की सूत्रपात किसने किया? तो ये हैं आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मतलब कि पेंडिंग केसेस को जल्दी निपटाने के लिए। स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना और ऐसी स्थिति का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। तो दोनों बात सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि बाहरी प्रतिबंधों का भी अभाव रहे, कोई उस पर दबाव ना हो, और दूसरे बात की इसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास अपने मन से करें। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा, तो जमानत कब खो देगा? जो वैध मतों का 1/6 अब प्राप्त नहीं करेगा तो खो देगा अपना क्या, जो राशि जमा होता है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ये कहे थे BR अम्बेडकर, यानी कि 54 का हो जाएगा ए।
फिर है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? तो आर्थिक नियोजन जो हो जाएगा वो आपको समवर्ती सूची का विषय है। क्योंकि शिक्षा, वन और आर्थिक नियोजन तीनों ये जो होता है ना, ये समवर्ती सूची में आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ऑप्शन सी आपका सही है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15, यानी कि 56 का करेक्ट आंसर सी। शुरुआत कब हुआ संविधान सभा की पहली बैठक? तो 9 दिसंबर 1946। फिर उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा, अगले दिन कौन? तो 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 13 को प्रस्ताव आया और फिर पारित हुआ 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत? तो ये हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। 1937 के अधिनियम के तहत ही 1935 का अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव कराया गया था, जिसमें 5 जगहों पे पूर्ण बहुमत का सरकार बनाया गया था और तीन जगहों पे मिली, यानी कि 8 जगहों पे सरकार बनाया गया था। 18 महीने सरकार चली थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर उसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद ही भीमराव अंबेडकर के साथ मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? तो मुक्ति दिवस मनाया था। तो ध्यान में रखिएगा, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस आपको 39 में मनाया गया था, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है मुक्ति दिवस और डायरेक्ट एक्शन डे, तो ये दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्ज डैम किस देश में स्थित है? तो द थ्री जॉर्ज डैम आपको चीन में देखने को मिलेगा। फिर भारतीय संविधान सभा में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो HC मुखर्जी आपको अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य किस देश से? यहाँ पे तो है ही नहीं है, रूस से लिया गया है, यानी कि 60 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है? तो लैगून झील जो समुद्र से पानी से लेकर के छिछला जैसा या गहरा होता है, वो होता है लैगून। तो लैगून झील इसमें नहीं है, पेरियार झील। ऑप्शन सी जो है आपका सही है, क्योंकि अगर बात करें पेरियार झील, तो ये पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। फिर है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 900 से 1200, तो यहाँ 850 से 1200 दिया हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। जापानी पर्वतारोही जुंको तोबई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? तो ये 1975 में चढ़ी थी। ऑप्शन सी आपका सही है। हाल ही में चर्चा में रहा गलवान घाटी का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से? तो गलवान घाटी आपको लद्दाख से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी पठार है? तो अरावली और विंध्य के बीच पूछा है तो आपका दक्कन का पठार हो जाएगा। ध्यान में रखिए, क्योंकि अरावली आपको पड़ जाएगा राजस्थान साइड में और विंध्य पड़ जाएगा MP में, तो बीच में पड़ता है जो आपका दक्कन प्लेटू। और दुनिया की सबसे पुरानी जो है क्या है? अरावली हो जाती है पर्वतमाला। और मालवा किसके बीच में पड़ जाएगा? अगर बात करें तो मालवा, तो अगर मालवा की बात करें तो ये अरावली विंध्य के बीच में पड़ेगा आपका। एक मिनट, अरावली और विंध्य के बीच में ही पूछा गया है ना, तो मालवा ही सही होगा। सॉरी, मालवा प्लेटू ही सही होगा। अरावली और विंध्य के बीच में पूछा हुआ है।
इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा सुधार लेंगे। सुधार क्या लेंगे हम आपको अभी बता दिए। जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए होगा। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी पठार है? तो मालवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्री तल मापा जाता है? तो ये आपको चेन्नई से मापा जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सात बहनों के राज्य का भाग नहीं है? तो इसमें से सात बहनों के राज्य में कौन नहीं है? वो हो जाएगा आपका सिक्किम, यानी कि 68 का बी। तो कौन कौन आता है इसमें अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, फिर से त्रिपुरा, असम। कितना हुआ? काउंट कर लीजिए, आई थिंक हो गया होगा। फिर से मिला लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो अगर बात करें अजंता, महाराष्ट्र में केवल फैला हुआ है। सहरिया जनजाति का संबंध मुख्य किस राज्य से है? तो सहरिया जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको एमपी में देखने को मिलेगा। राजस्थान रहता तो कुछ राजस्थान के भी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का नया प्रायोजक किसे बनाया है? तो नया प्रायोजक कौन हो जाएगा? ड्रीम 11। और किसको हटा दिया? तो पहले जो कौन था, वीवो को। फिर है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान क्या रहा? तो 2020 में पटना का स्थान क्या रहा आपका? सबसे नीचे। तो सबसे नीचे अब 49 पे आप न चले जाइएगा, 47 है, ऑप्शन सी। विश्व व्यापार संगठन WTO को पहले कहा जाता था, तो WTO को पहले कहा जाता था गैट, और गैट को बदल करके क्या बना दिया गया था? WTO। तो गैट की स्थापना बात करें तो 1948, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना बताइए कब? इसको आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। चलिए हम बता देते हैं, 1995। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो RBI। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑस्कर पुरस्कार 1929, कलिंग पुरस्कार 1951 नहीं होता, कलिंग 1952। तो सही कौन नहीं है? 75 का बी। फिर मैन बुकर 1969, और दादा साहब फाल्के भी 1969। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो भारतनाट्यम की नर्तिका इसमें नहीं है, वो है आपकी सितारा देवी, यानी 76 का जो करेक्ट आंसर है ए। और बाकी बात करें लीला सैमसन, सोनल मानसिंह और रुक्मणी देवी, ये तीनों आपकी क्या है? भारतनाट्यम की नाटिका। ये क्या है? ये प्रसिद्ध कथक की है, सितारा देवी कथक। फिर है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में है। नारायण कार्तिकेयन, करुण चंदोक प्रमुख व्यक्ति संबंधित हैं, तो ये आपको कार रेसिंग से संबंधित है, नारायण कार्तिकेयन। केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? तो केसर की खेती के लिए दोमट मिट्टी। निम्न में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है? तो बराक नदी देखिए आपको बहेगी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहेगी। आता है मैथ का क्वेश्चन अब, कि यदि n एक धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है तो 3⁴n - 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर n का वैल्यू रख करके आप चेक कर लीजिएगा तो आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा। जो आंसर होगा वो होगा 17। फिर एक दूध वाले टंकी में 75 लीटर, दूसरी टंकी 45 लीटर दूध है, तो उसे बड़े से बड़े बर्तन से माप। तो बड़े से बड़े मार यानी कि दोनों का HCF निकाल दीजिए, तो HCF क्या हो जाएगा?
15 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा वैल्यू है, आप सॉल्व कर लीजिए। ये भी इंटू करके आप चेक करिएगा ना, तो आई थिंक दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। फिर है कि एक बल्लेबाज 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिसमें औसत उसका इतना से बढ़कर यानी कि 0.4 बढ़ रहा है। तो 0.4 बढ़ रहा है कितने पारियों में? 50 पारी में, यानी कि 20 रन बढ़ेगा ज़्यादा। और 51वीं पारी में बनाई गई रन बताना है। तो 60 और 20 80, ऑप्शन बी। आप अपने हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और मैथ के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिर कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है, 40 50 60 छात्र है। इसमें 10 20 तथा 10% उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो कुछ नहीं करना है, टोटल से परसेंटेज निकाल लीजिए, फिर टोटल से डिवाइड कर दीजिए। एक व्यक्ति के मेज पर 5% हानि होती है, वो इसे 80 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 5% अधिक लाभ होता। तो मेज की तो 5% हानि और 5% लाभ, अंतर कितना हो जाएगा? इधर से 95 और उधर से 5, यानी कि 10% का वैल्यू 80 है, तो 100% का वैल्यू 800 हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, आसानी से बनाएंगे। ये भी क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसमें बोल रहे हैं टोटल क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम फ्रेंडली है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिखेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि रमान सर का सेट जो है वो ख़राब सेट है, वो भी बहुत अच्छा सेट है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आपको वैसा क्वेश्चन दिया है जो आपको रिजल्ट में इन करा देगा, यहाँ तक कि मेरिट में भी, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन पे आपको पकड़ होगा, तो वैसा क्वेश्चन 2 4 आएगा। फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये तो ऑप्शन से आप ऐसे ही कट कर सकते हैं। 48 का 8% निकालिएगा तो आई थिंक आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 48 में 4 जोड़िएगा तो 51 के करीब में आएगा, 51 से कुछ कम ही आएगा। फिर ये भी रीजनिंग है, इसको आप चेंज करके बता सकते हैं। हाँ देखिए, रीजनिंग में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर बनाएं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देख लें और फिर सॉल्व कर लें। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आपका दर्पण का क्वेश्चन है। और ये आपके हो जाएंगे पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, और इस तरह क्वेश्चन तो आपको हर एक सेट में पीछे में मिला है। और ये हो गया आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन का सेट आपका समाप्त। हाँ, नेक्स्ट सेट आपको तभी मिलेगा जब वीडियो का रिव्यू, लाइक और व्यू अच्छा रहेगा, यानी आप लोग शेयर करें, इसको देखें और कमेंट करें, उसके हिसाब से अगला सेट आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।